पर एक बूढ़ी औरत आई। उसका चेहरा लिपटे हुए कपड़ों से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। वह अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंची और धीमे स्वर में बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे देख लीजिए। परंतु रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और उसकी बदहाली को देखकर उसे अंदर भेज दिया। जब वह अंदर गई तो डॉक्टर ने उसे देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस किया। उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। डॉक्टर ने उसे पूछा, आपको क्या परेशानी है? तब औरत ने धीरे से जवाब दिया, मेरा सिर दर्द कर रहा है और मेरे पेट में भी कुछ खटखटाहट सी हो रही है। डॉक्टर ने उसे जांचने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसका नाड़ी चेक किया, उसे लगा कि यह औरत सामान्य नहीं है। उसका नाड़ी बहुत धीमा था और उसकी त्वचा ठंडी थी। डॉक्टर ने उसे और जांचने के लिए कहा, लेकिन उस औरत ने अचानक उठकर डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने धमकाने वाले स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्यों आई हूं? तुम लोगों ने जो किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। डॉक्टर ने डरते हुए उसे धक्का दे दिया और चिल्लाया, सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा। सुरक्षा वाले आए और उन्होंने उस औरत को बाहर निकाल दिया। लेकिन उस रात के बाद अस्पताल में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। रोगियों को ऐसा लगने लगा कि किसी अजनबी ने उनके कमरे में घुसकर उन्हें निगरानी की नजरों से देखा हो। कुछ नर्सों ने बताया कि उन्हें रात को किसी की चप्पलों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कोई नहीं था। एक दिन अस्पताल के एक पुराने रिकॉर्ड को खोलने पर पता चला कि कुछ साल पहले एक बूढ़ी औरत की मौत अस्पताल में हुई थी। उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जानबूझकर गलत दवाइयां दी थीं। उस औरत का परिवार गरीब था और उसे इलाज के लिए पैसे नहीं दे पाया था। अब यह साफ था कि वह बूढ़ी औरत अस्पताल में बदशगुन की तलाश में आई थी। उसकी आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी थी, क्योंकि उसे अपनी मौत का बदला लेना था। अंत में अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर उस औरत की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। उन्होंने उसके परिवार को मुआवजा दिया और उसके लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया। उस दिन के बाद अस्पताल में कोई अजीब सी घटना नहीं हुई। शायद उस बूढ़ी औरत की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। लेकिन जब अस्पताल के डॉक्टरों ने उस बूढ़ी औरत की आत्मा को शांत करने के लिए उसके परिवार को मुआवजा दिया, तो सब लोग सोचने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक हफ्ते बाद अस्पताल के बेसमेंट में एक नर्स ने अजीब सी आवाजें सुनी। वह धीमी धीमी रोने की आवाज थी, जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा हो। नर्स ने अपने सहकर्मियों को बताया, लेकिन जब वे लोग बेसमेंट में गए तो कुछ भी नहीं मिला। फिर एक रात एक इंटर्न डॉक्टर ने बेसमेंट में जाकर देखा कि वहां एक अजीब सा दरवाजा खुला पड़ा था। उसने अंदर झांका और उसे एक पुराना कमरा दिखा, जिसमें कई टूटे फूटे फर्नीचर और पुराने दस्तावेज पड़े थे। उसने उन दस्तावेजों को उठाया और पढ़ने शुरू किया। तब वहां लिखा था कि कई साल पहले अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने मरीजों को न केवल गलत दवाइयां दी थीं, बल्कि उनके अंग बेचकर पैसे कमाए थे। यह सारी बातें छुपाई गई थीं और कई लोगों की मौतें इसी षड्यंत्र का हिस्सा थीं। इंटर्न डॉक्टर ने इस बात को अपने बॉस को बताने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपने बॉस को बताया तो उसे अचानक अस्पताल से निकाल दिया गया। उसे डर लगा कि अगर वह इस बात को और किसी को बताएगा तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर भी उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, जो एक पत्रकार था। उस पत्रकार ने इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह गहराई में जाने लगा, उसे पता चला कि अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल थे। उनके पास एक बड़ा नेटवर्क था जो उनकी साजिश को ढकने में मदद करता था। एक दिन पत्रकार ने अस्पताल के बेसमेंट में एक छुपा हुआ रूम खोज निकाला। उस रूम में कई बॉक्स पड़े थे जिनमें लापता लोगों के अंग थे। यह देखकर वह बहुत डर गया, लेकिन उसने तस्वीरें खींची और उन्हें अपने ऑफिस में भेज दिया। जब पत्रकार के दोस्तों ने उसके द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को सामने लाया, तो सारे मीडिया चैनल और समाचार पत्र इस मामले पर चर्चा करने लगे। लेकिन जब पुलिस ने अस्पताल की जांच शुरू की, तो उन्हें एक और बड़ा रहस्य सामने आया। अस्पताल के बेसमेंट में एक और दरवाजा मिला, जो एक तंग सुरंग से जुड़ा हुआ था। यह सुरंग एक पुराने कब्रिस्तान तक जाती थी। पुलिस ने इस सुरंग को खोजा और उसमें कई टूटे फूटे कब्रें पाईं। इन कब्रों में से अधिकांश खाली थीं
और कुछ में अस्पताल के लापता मरीजों के नाम लिखे हुए थे। इस बात का पता चला कि अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने मरीजों को न केवल गलत दवाइयां दी थीं, बल्कि उन्हें मारकर उनके अंग बेचे थे। फिर उनके शवों को सुरंग के माध्यम से कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया था, जहां उन्हें गुमनाम तरीके से दफना दिया गया। डॉक्टर अमरीश के घर में भी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी गिरफ्तारी को लेकर तैयार था और भाग गया था। जब दिन एक अजीब सी महिला ने पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर कहा कि उसे अस्पताल के अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी है। उसका नाम था सुमन। वह एक छोटे से गांव से थी और उसकी मां अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी, लेकिन वह वहां गायब हो गई थी। सुमन ने बताया कि उसने अपनी मां की तलाश में अस्पताल के अंदर छुपकर रात को घूमा था। उसने डॉक्टर अमरीश को और उसके साथियों को बातें करते हुए सुना था। उन्होंने बात की थी कि वे अपने मरीजों के शरीर के अंग बेचकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। सुमन ने उनके बातचीत को रिकॉर्ड किया था, जो अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर था। लेकिन सुमन के बयान के बाद उसकी खुद की जान खतरे में पड़ गई। उसे अपने गांव से भागना पड़ा क्योंकि किसी ने उसके घर पर हमला कर दिया। उसे अब पुलिस की सुरक्षा में रखा गया था। पुलिस ने डॉक्टर अमरीश के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि डॉक्टर अमरीश एक बड़े अंग व्यापारी नेटवर्क का हिस्सा था। वह अपने मरीजों को न केवल अपने फायदे के लिए बेचता था, बल्कि उनके अंग बड़े अंतर्राष्ट्रीय डोनर नेटवर्क को भी बेचता था। ऐसा भी पता चला कि डॉक्टर अमरीश ने अपने अपराधों को ढकने के लिए अस्पताल के अंदर एक रहस्यमयी औरत का भी इस्तेमाल किया था। वह औरत, जिसे सभी ने बूढ़ी भिखारीन के रूप में देखा था, वास्तव में डॉक्टर अमरीश की सहायक थी। उसका काम था कि वह अस्पताल के अंदर आकर लोगों की नजरें भटकाए, ताकि किसी को उनकी साजिश का पता न चले। लेकिन जब इस औरत को पता चला कि डॉक्टर अमरीश ने उसे भी धोखा दिया है, तो वह अपनी आत्मा शांत करने के लिए वापस आई थी। उसकी आत्मा अब तक अस्पताल में घूम रही थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसका असली बदला कैसे लिया जाए। एक रात सुमन और पुलिस के अधिकारी अस्पताल के अंदर छुपे हुए थे। वे डॉक्टर अमरीश की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि वह अपने साथियों के साथ अस्पताल में आएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है। लेकिन 2 बजे डॉक्टर अमरीश और उसके साथी अस्पताल के बेसमेंट में आए। वे अपने छुपे हुए कमरे में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तब डॉक्टर अमरीश ने अपने हथियार निकालकर पुलिस को धमकाना शुरू किया। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने अपना अंतिम दंड देने का फैसला किया। उसने डॉक्टर अमरीश को अपने चेक करवट लेते हुए देखा और फिर उसका दिमाग खत्म हो गया। अंत में डॉक्टर अमरीश और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। अस्पताल को बंद कर दिया गया और सुमन की मां के शव को उसके परिवार को सौंप दिया गया। डॉक्टर अमरीश और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद सब लोग सोचने लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन सुमन के पास एक अजीब सा फोन कॉल आया। उसने फोन उठाया और उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सुमन डर गई। उसने तुरंत पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस ने उस फोन कॉल की जांच की तो पता चला कि वह कॉल एक छुपे हुए नंबर से आई थी और उसका ट्रेस भी नहीं किया जा सकता था। फिर एक रात सुमन को अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह अपने कमरे में थी और उसने देखा कि उसके खिड़की के बाहर एक अजीब सी छाया थी। वह डरकर चिल्लाई और उसके पड़ोसी आए, लेकिन जब वे लोग बाहर देखने गए तो कोई नहीं था। अगले दिन सुमन के पास एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम था राजीव। वह एक पूर्व पुलिस अधिकारी था जो इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। उसने सुमन को बताया कि वह पिछले कई सालों से इस तरह के अंग व्यापार के नेटवर्क की जांच कर रहा था। राजीव ने सुमन को एक बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा कि डॉक्टर अमरीश सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। वास्तविक अपराधी एक बहुत बड़ा राजनीतिक नेता था जिसका नाम था श्री अनुराग सिंह। वह इस अंग व्यापार के पीछे का मास्टरमाइंड था। राजीव ने बताया कि श्री अनुराग सिंह ने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके इस नेटवर्क को चलाया था। उनका लक्ष्य था कि वे अपने दुश्मनों को मारकर उनके अंग बेचें और अपनी संपत्ति बढ़ाएं। तब राजीव
और सुमन ने एक साथ मिलकर श्री अनुराग सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। राजीव ने कहा कि उनके पास एक छुपा हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिसे वह श्री अनुराग सिंह के ऑफिस में लगाने जा रहा था, परंतु उन्होंने एक योजना बनाई। राजीव श्री अनुराग सिंह के ऑफिस में जाकर उनसे मिलेगा और उस दौरान वह अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाएगा। सुमन उसका बैकअप रहेगी और अगर कुछ गलत होने लगे तो वह पुलिस को फोन करेगी। राजीव श्री अनुराग सिंह के ऑफिस में पहुंचा। वह उनसे मिला और उन्होंने बातचीत की। राजीव ने अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया, लेकिन जब वह वापस जाने लगा तो श्री अनुराग सिंह ने उसे रोक लिया। तब उन्होंने राजीव को बताया कि उन्हें पता था कि वह कौन है और वह उनके खिलाफ क्यों आया है। श्री अनुराग सिंह ने राजीव को धमकाया कि अगर वह इस बात को बाहर बताएगा तो उसकी जान भी जाएगी, लेकिन राजीव ने उन्हें बताया कि उनका रिकॉर्डिंग डिवाइस पहले ही उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर चुका है। इससे श्री अनुराग सिंह बहुत डर गए और उन्होंने अपने गाइस को बुलाया। तभी सुमन ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने श्री अनुराग सिंह के ऑफिस को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने श्री अनुराग सिंह के ऑफिस की जांच की तो उन्हें एक और बड़ा रहस्य सामने आया। उनके पास एक छुपा हुआ रूम था जिसमें कई लापता लोगों के फाइलें और फोटो थीं। इनमें से कुछ लोग बड़े राजनीतिक नेता और व्यवसायी थे जिन्हें श्री अनुराग सिंह ने अपने रास्ते से हटाने के लिए मार डाला था। लेकिन इस बात का पता चला कि श्री अनुराग सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अस्पताल में लाकर मार दिया था और उनके अंग बेचकर अपनी संपत्ति बढ़ाई थी। अंत में श्री अनुराग सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हो गए। सुमन की मां को जस्टिस मिली और उसकी आत्मा शांत हो गई। तब श्री अनुराग सिंह के गिरफ्तार होने के बाद मीडिया ने इस मामले पर भारी ध्यान दिया। उनके खिलाफ सारे सबूत सामने आ चुके थे और उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका था। लेकिन एक बात अभी भी अनसुलझी थी, वह बूढ़ी औरत की आत्मा। सुमन को अब भी उस बूढ़ी औरत की आवाजें सुनाई देती थीं। वह अपने घर में अकेली बैठी हुई थी जब उसने अचानक एक ठंडी सी हवा महसूस की। फिर उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सुमन डर गई। उसने तुरंत राजीव को फोन किया और राजीव उसके घर पहुंच गया। वह उसे समझाने लगा कि शायद यह सब उसका दिमाग का खेल है, लेकिन सुमन ने कहा कि वह ऐसा महसूस नहीं कर रही है। राजीव और सुमन ने फैसला किया कि वे अस्पताल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। वे दोनों अस्पताल के बेसमेंट में गए जहां उन्होंने एक पुराना रिकॉर्ड खोजा। इस रिकॉर्ड में लिखा था कि वह बूढ़ी औरत का नाम राधा देवी था। वह एक गरीब महिला थी। उसने फैसला किया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता बनेगी ताकि वह ऐसे लोगों की मदद कर सके जो अस्पतालों और राजनीतिक व्यवस्था के शिकार होते हैं। राजीव भी उसके साथ रहा और उन दोनों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सच्चाई की आवाज। इस संगठन का उद्देश्य था कि वे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें और उन्हें शोषण से बचाएं। एक दिन सुमन के पास एक अजीब सा पत्र आया। इस पत्र में लिखा था, तुमने मुझे शांति दिलाई है, लेकिन याद रखो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अभी भी शांति की तलाश में हैं। उनकी मदद करो और अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करो। सुमन ने इस पत्र को पढ़कर अपनी आंखें भर आईं। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को उन लोगों की सेवा में लगाएगी जो अभी भी अन्याय का शिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो द क्राइम स्टोरी डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको इससे कोई सबक मिला? दोस्तों, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हर टिप्पणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बेहतर कहानी लिखने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, क्या आपने जीवन में कभी ऐसी घटना का सामना किया है जहां आपने अन्याय का सामना किया हो? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपको हमारी आने वाली और भी दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या इससे आपको कोई सुझाव मिला? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हर टिप्पणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम समाज में हो रही घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।